हेलो दोस्तों, इंडियन जीएस में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, एसएससी एमटीएस का जो एग्ज़ाम 9 मई को कंडक्ट करवाया गया था, दैट मीन्स जो आज का एग्ज़ाम जो है, इसमें पूछे गए लगभग सभी शिफ्टों के प्रश्नों को आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखें, और जो लोग इस चैनल में नए हैं, जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं इंडियन जीएस को, वो सब्सक्राइब कर लें, और जिन्हें इसकी PDF की ज़रूरत हो वो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। तो चलिए जानते हैं प्रश्नों को क्या क्या आए थे। पहला प्रश्न इसमें यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य है। और इसमें ऑप्शन दिए गए थे, ए में बिहू, बी में दिया गया गिद्दा, सी में घूमर और डी में दिया गया था लावनी। तो इसका राइट आंसर क्या था? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी था। दैट मीन्स जो लावनी नृत्य है ये महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। और भी महाराष्ट्र के लोक नृत्य हैं, जैसे कि धनगरी, गाजा, कोली नृत्य, डिंडी नृत्य और लावनी नृत्य, पदवास नृत्य और या फिर पोदवास नृत्य, और ये क्या है, तमाशा नृत्य। ये सभी जो नृत्य हैं ये महाराष्ट्र के लोक नृत्य हैं। और ये जो बिहू जो है ये असम का लोक नृत्य है, गिद्दा पंजाब का है, और ये घूमर शायद राजस्थान का है। इसको एक बार चेक कर लें, और बाकी सब सही हैं। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, आगरा के किले में स्थित जो शीश महल है इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, ये पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर क्या था? इसका राइट आंसर है शाहजहां ने इस किले का निर्माण करवाया था, और ये 1631 से लेकर 1640 के बीच इसका निर्माण करवाया था, जो शीश महल है जो आगरा में सिचुएटेड है। अब और जान लेते हैं जो शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था, मतलब अकबर, जो आगरा का किला जो है ये अकबर के द्वारा बनवाया गया था, शाहजहां के द्वारा नहीं बनवाया गया था। और 1983 में आगरा के किले को यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल का दर्जा, मतलब इसको घोषित किया जा चुका था। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में इसको दर्जा प्राप्त कर दिया गया था आगरा के किले को। तो इतनी सारी चीज़ें हैं जो कि रिलेटेड हैं। हो सकता है आने वाले एग्ज़ामों में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और जो एग्ज़ाम दे चुके हैं, इसका जो आज का एग्ज़ाम दे चुके हैं, वो अपना आंसर मैच करें। और जो लोग एग्ज़ाम नहीं दिए हुए हैं, जिनका आने वाले शिफ्टों में एग्ज़ाम है, आने वाले दिनों में एग्ज़ाम है, वो देखें और समझे पैटर्न को कि क्या क्या क्वेश्चन कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, और उसी के हिसाब से आप अपना पढ़ाई करें। तो चलिए जानते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या पूछा गया? 1867 में बम्बई में आत्माराम पांडुरंग द्वारा किस सामाजिक सुधार संस्थान की स्थापना की गई थी। तो इनके द्वारा जो संस्थान था उसका नाम था प्रार्थना समाज की स्थापना इनके द्वारा की गई थी, और ये जो है 31 मार्च 1867 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसका उद्देश्य मेन क्या था, जो कि इसकी स्थापना के पीछे क्या उद्देश्य रखा गया था, कि लोगों को एक भगवान में विश्वास करना और केवल एक भगवान की पूजा करना था इसका मेन मकसद, जो प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 2004 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार पाने वाली शाश्वती सेन है, किस नृत्य शैली से ये संबंधित है। तो इसका राइट आंसर क्या था? इसका राइट आंसर था शास्त्र नृत्य, जो कि कथक नृत्य है। इसके प्रतिपादक थे जो शाश्वती सेन जी थे, और यह जो थी ये पंडित बिरजू महाराज की एक शिष्या थी, जो कि इनसे रिलेटेड है, कथक नृत्य से ये रिलेटेड है। तो अब इसमें भी ये पूछा जा सकता है कि पंडित बिरजू महाराज ये किस नृत्य से संबंधित हैं। तो ये भी कथक नृत्य से ये संबंधित हैं, और ये भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है पिछले के शिफ्टों में। तो भी देख लें, जो लोग पिछले वीडियो मेरे नहीं देखे हैं, जो मैंने बनाया हुआ है MTS के जो प्रश्न पूछे गए थे पिछले, जो 8 मई हो गया और उससे पहले का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसके भी मैंने वीडियो बना के डाला हुआ हूँ। तो वो भी आप देख सकते हैं, पूरे डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, और उसकी PDF भी टेलीग्राम ग्रुप में डाली हुई है। उसको आप 1-2 बार रीड करके ही जाएं एग्ज़ाम सेंटर, ताकि आपको मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को सही करके आएँ। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है ये कहाँ पर स्थित है, ये पूछा गया था। तो ये जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ये उत्तराखंड में स्थित है, और ये रामगंगा नदी के किनारे सिचुएटेड है, और ये नैनीताल जिले में स्थित है जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। और इस जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है ये रॉयल बंगाल टाइगर की लुप्तप्राय प्रजातियों के लिए ये जाना जाता है। और इसको जो है, इस पार्क की जो स्थापना की गई थी ये अगस्त 1936 में इसकी स्थापना की गई थी। और भी पार्क जैसे कि हेमिस नेशनल पार्क जो है ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि लद्दाख में ये सिचुएटेड है, हेमिस नेशनल पार्क। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसे भी जानें। और यह जो पार्क है ये हिम तेंदुओं के लिए ये प्रसिद्ध है। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला
और भी मतलब जो राष्ट्रीय उद्यान है उसको भी जान लेते हैं। जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ये है, ये मध्य प्रदेश में है, और गिर राष्ट्रीय उद्यान ये गुजरात में सिचुएटेड है, और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये असम में सिचुएटेड है। ये भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है। जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये किस राज्य में सिचुएटेड है, तो ये असम में है। अब आगे जानते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया था। लावलिना बोरगोहेन जो है ये किस खेल से संबंधित है, तो ये जो है लावलिना बोरगोहेन जो है ये मुक्केबाजी दैट मीन्स बॉक्सिंग खेल से ये संबंधित है, और ये असम की रहने वाली है। ये भी जाने कि लावलिना बोरगोहेन जो है ये कहाँ की रहने वाली है, ये असम की रहने वाली है। और ये जो है टोक्यो ओलंपिक 2020 में महिला बॉक्सिंग के 69 किलोग्राम वर्ग भार में इनके द्वारा ब्रॉन्ज मेडल जीता गया था, तो ये ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता का उल्लेख किया गया है, ये पूछा गया था। तो ये जो है अनुच्छेद नंबर 44 में ये मेंशन किया गया है, समान नागरिक संहिता को ये मेंशन किया गया, जो कि भाग 4 में ये मेंशन किया हुआ है हमारे संविधान जो है उसमें। और जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है, जिसको DPSP बोला जाता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये भाग 4 में इसको मेंशन किया गया है। और इसमें जो टोटल अनुच्छेद हैं ये 36 से लेके 51 तक ये मेंशन किया हुआ है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को। और ये जो है DPSP जो है ये हमारे संविधान में आयरलैंड के संविधान से ये लिया गया है, तो ये भी ध्यान रखें क्योंकि ये भी पूछा जा चुका है। जो पिछले वीडियो जो देखे होंगे वहाँ पर आपको मिला होगा ये क्वेश्चन। तो इन्हीं सभी से रिलेटेड ये प्रश्न रहते हैं, यही पैटर्न है, इसको देखें, बार बार देखें और समझें, और इसी से आप क्वेश्चन तैयार करके खुद पढ़ के जाएं ताकि आपका भी सही उत्तर हो। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, ये पूछा गया था। और ये 2011 के जनगणना से रिलेटेड काफ़ी प्रश्न पूछे जा रहे हैं विभिन्न शिफ्टों में। तो इसका राइट आंसर क्या था, इसका राइट आंसर उत्तर प्रदेश होगा। जो 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य ये उत्तर प्रदेश था। अगर यूनियन टेरिटरी में देखें दैट मीन्स केंद्र शासित प्रदेश में देखें तो सबसे कम जो जनसंख्या वाला था वो लक्षद्वीप था, और राज्य में सबसे कम ये सिक्किम का था, तो ये भी ध्यान में रखें। और भी जान लेते हैं 2011 की जनगणना के आधार पर जो मुख्य पॉइंट्स हैं उसे भी जान लेते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड काफ़ी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो ये आप लोग को भी जानना काफ़ी अनिवार्य है। अब देख लेते हैं सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य जो है ये बिहार है। जनसंख्या घनत्व ये पूछा जा रहा है, वो जनसंख्या वाला था, ये जनसंख्या घनत्व दैट मीन्स पॉपुलेशन डेंसिटी, मतलब छोटे से एरिया में कितने ज़्यादा आदमी उसमें आ जा रहे हैं, ये इसका मतलब है। नेक्स्ट है सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य ये अरुणाचल प्रदेश है। उच्चतम जनसंख्या वाला राज्य ये उत्तर प्रदेश है, और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य ये अरुणाचल, ये तो क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया। उच्चतम जनसंख्या ये उत्तर प्रदेश, ये भी 2 बार है। अब नेक्स्ट जानते हैं सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य ये सिक्किम है, और उच्चतम लिंगानुपात वाला राज्य ये केरल है। दैट मीन्स सेक्स रेशियो जिसको बोलते हैं, जिसमें प्रति 1000 पुरुषों में जो महिलाएं की संख्या होती है उसको सेक्स रेशियो बुलाया जाता है, लिंगानुपात बुलाया जाता है। और ये सबसे ज़्यादा केरल में था ये 2011 के जनगणना के अनुसार। और सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य ये हरियाणा, और उच्चतर साक्षरता दर वाला राज्य ये केरल, और निम्नतम साक्षरता दर वाला राज्य ये बिहार है। तो ये सभी भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं, जो लोग पिछले वीडियो देखे होंगे उनको पता होगा। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा म्यांमार के साथ नहीं लगती है, ये पूछा गया। तो वो राज्य जो म्यांमार के साथ सीमा साझा करती है ये है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, म्यांमार, ये सभी ये अंतर्राष्ट्रीय सीमाएँ हैं जो कि म्यांमार के साथ ये लगती है। और जो नहीं लगती है ये है भूटान और सिक्किम है, जो कि चीन और नेपाल के साथ इनकी सीमाएं लगती है। तो जो ऑप्शन में आपका होगा उसके अनुसार आप देख लें। ये देख लेते हैं म्यांमार, जो ये म्यांमार कंट्री है, और इसमें जो हमारे देश के जो राज्य लगते हैं ये पहला तो मिजोरम है, उसके बाद मणिपुर, उसके बाद नागालैंड, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश। तो ये टोटल 4 राज्य जो हैं जो म्यांमार से सटते हैं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं जो बांग्लादेश से हमारे राज्य सटते हैं, क्योंकि आने वाले एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि क्वेश्चन कई प्रकार के बन सकते हैं, तो ये देखना काफ़ी अनिवार्य है। जो बांग्लादेश है इससे हमारे जो राज्य हैं ये वेस्ट बंगाल टच करता है, और ये मेघालय टच करता है, थोड़ा सा आसाम टच करता है, और इधर क्या है ये त्रिपुरा टच करता है। तो ये भी टोटल 4 स्टेट हैं जो कि बांग्लादेश से टच करते हैं। और जो भूटान से टच करने वाला है ये है सिक्किम है, बांग्लादेश है, और असम
अरुणाचल प्रदेश। ये क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है कि कौन सा वैसा राज्य है जो 3 मतलब देशों से इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है। तो ये कौन सा राज्य है हमारे देश का, ये सिक्किम है, जो 3 देशों से ये बॉर्डर शेयर करता है, जो ये चाइना है एक, दूसरा नेपाल है और तीसरा क्या है, भूटान है। ये तीनों देशों से बॉर्डर शेयर करता है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जो मैंने पिछले वीडियो में ये बताया हूँ। तो ये काफ़ी ध्यान में रखें। और जो अगर ऐसा भी क्वेश्चन अगर पूछा जा सकता है कि कौन कौन से राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है, तो वो भी मैं बता दे रहा हूँ। कर्क रेखा जो है ये गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर ये कर्क रेखा जो गुजरती है हमारे देश के राज्यों से। तो ये भी ध्यान में रखें। और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि कोस्टल स्टेट कौन कौन से हैं वगैरह वगैरह। तो आप एक बार मैप को देख लें एग्ज़ाम से पहले। अब नेक्स्ट जानते हैं, अगला प्रश्न। इनमें से कौन सा देश टॉप 10 देशों की जनसंख्या में शामिल नहीं है? और ये ऑप्शन दिए गए थे पाकिस्तान, कनाडा, नाइजीरिया और जापान। तो कौन सा देश जो शामिल नहीं है? ये कनाडा जो देश है, ये इसकी पॉपुलेशन मतलब कम है, जो कि टॉप 10 में नहीं आता है इसकी पॉपुलेशन। अब टॉप 10 में कौन कौन से देश आते हैं वो भी देख लेते हैं। पहला तो ये भारत आ रहा है, और ये चाइना को पीछे छोड़ते हुए इस बार का जो ये करवाया गया था जनगणना, उसमें ये बताया गया कि भारत विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश बन चुका है। और दूसरे स्थान पे चीन है, तीसरे स्थान पे यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथा में इंडोनेशिया, पाँचवा में पाकिस्तान है, छठा में ब्राज़ील, सातवां में नाइजीरिया, आठवां में बांग्लादेश और 9th में रूस है और 10th में ये जापान है। तो ये सभी भी याद रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं, अगला प्रश्न क्या पूछा गया था। हवा और गैस की आर्द्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, ये पूछा गया था। तो इसको बोला जाता है हाइग्रोमीटर बोला जाता है, जिसको अर्धमापी बोला जाता है, आर्द्रमापी। तो ये याद रखें। और भी बाकी जो मीटर्स हैं उसको भी जान लेते हैं, जैसे कि एरोमीटर जो होता है, इस उपकरण का उपयोग जो होता है गैस, वायु एवं गैसों का भार तथा घनत्व ज्ञात करने के लिए किया जाता है। और आमीटर जो होता है, इसका उपयोग विद्युत धारा में मतलब कितना इलेक्ट्रिसिटी प्रवाह हो रही है वो मापने के लिए आमीटर का यूज किया जाता है। और अल्टीमीटर का यूज किया जाता है उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापने के लिए अल्टीमीटर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है एनीमोमीटर का यूज किया जाता है, ये हवा की शक्ति या तथा गति को मापने के लिए एनीमोमीटर का यूज किया जाता है। और ऑडियोमीटर का यूज किया जाता है ध्वनि की जो तीव्रता होती है, जो डेंसिटी होती है, इंटेंसिटी जो होती है, उसको मापने के लिए ऑडियोमीटर का यूज किया जाता है। और मैनोमीटर का यूज किया जाता है द्रव या फिर गैस के दबाव को मापने के लिए किया जाता है। हालांकि इन सभी चीज़ों को मैंने एक अलग वीडियो में वो डाल चुका हूँ, वो आप इस चैनल में अगर सर्च मतलब देखोगे, खोजोगे तो आपको मिल जाएगा। डिफरेंट जो यंत्र हैं उसके काम क्या है वो सभी मैंने बना के डाल चुका हूँ। अब नेक्स्ट जानते हैं, अगला प्रश्न क्या पूछा गया था। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है, ये पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जो मध्य मंडल जो है, जिसको मेसोस्फीयर बोला जाता है, ये हमारे वायुमंडल का सबसे ठंडा परत है। और सबसे गर्म परत है ये थर्मोस्फीयर है, सबसे गर्म परत जो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश के सुप्रसिद्ध गायक जगजीत सिंह कौन से प्रकार के गीत गायकी मतलब करते हैं? तो ये गज़ल गाते हैं जो जगजीत सिंह जी हैं। तो ये प्रश्न पूछा जा चुका है। अब नेक्स्ट जानते हैं, लोकसभा के पीठासीन अधिकारी को क्या कहते हैं, ये पूछा गया है। तो जो लोकसभा के अध्यक्ष जो होते हैं उसको बोला जाता है लोकसभा के पीठासीन अधिकारी। और अभी जो प्रेजेंट में जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं ये ओम बिरला जी हैं, तो इसे भी याद में रखें। और राज्यसभा के पीठासीन अध्यक्ष मतलब अधिकारी को बोला जाता है, मतलब जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी होते हैं। तो ये भी ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं, अगला प्रश्न क्या पूछा गया था। पीएम जन धन योजना में 20 अक्टूबर 2022 तक सर्वाधिक खाते किस राज्य में ये खोले गए थे, तो ये पूछा गया है। तो इसमें जो पहला राज्य है ये उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा खाता खोला गया था, उसके बाद बिहार, उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद मध्य प्रदेश में ये खाते खोले गए थे। तो ये ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा कौन सी है, ये पूछा गया था। तो इसमें इसका राइट आंसर क्या होगा, इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम। ये हरिवंश राय बच्चन का आत्मकथा है, जिसको बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेल्ट वाटर चैंपियंस चेस टूर शतरंज 2022 टूर्नामेंट किसके द्वारा ये जीता गया था? तो ये नॉर्वे के विश्व चैंपियनशिप मैग्नस कार्लसन के द्वारा ये जीता गया था, जो मेल्ट वाटर चैंपियनशिप
टूर्नामेंट जो हुआ था शतरंज का, और ये 2022 का, और ये आयोजित किया गया था संयुक्त राज्य अमेरिका में, दैट मीन्स यूएसए में ये आयोजित किया गया था। तो ये भी ध्यान में रखें। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, मकर संक्रांति को माघ साजी कहाँ पर कहते हैं? मतलब ये एक पर्व है मकर संक्रांति, इसको माघ साजी किस राज्य में ये बोला जाता है? तो ये हिमाचल प्रदेश में इसको बोला जाता है माघ साजी के रूप में मनाया जाता है मकर संक्रांति को। और महाराष्ट्र और गोवा में ये माघी संक्रांति या फिर हल्दी कुमकुम के रूप में ये मनाया जाता है। मतलब इसी जो पर्व है जो मकर संक्रांति, ये डिफरेंट राज्य में डिफरेंट नाम से ये मनाए जाते हैं। एक ही पर्व है और इसका नाम ना अलग अलग है अलग अलग राज्यों में। और भी जान लेते हैं, जो पौष संक्रांति के रूप में ये पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है, और राजस्थान और गुजरात में उत्तरायण इसको कहते हैं, और तमिलनाडु में इसको पोंगल नाम से ये मनाया जाता है, और केरल में इसको मकर विलक्कू के रूप में ये मनाया जाता है। तो ये सभी भी याद रखें, हो सकता है नेक्स्ट एग्जामों में ये सभी पूछे जाएं, मतलब कोई भी एक पूछा जाएगा, क्योंकि इस बार तो ये पूछा जा चुका है माघ साची जो है। तो हो सकता है नेक्स्ट एग्ज़ाम में हल्दी कुमकुम पूछा जाए, माघी संक्रांति या फिर पौष संक्रांति, ये सभी पूछा जाए। तो वो अगर ध्यान में रहेगा तो वो आप सही करके आओगे। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न क्या है, विश्व में सिलिकॉन वैली किसको कहा जाता है? ये पूछा गया था। तो ये जो है सिलिकॉन वैली जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में उत्तरी कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को खाड़ी को ये कहा जाता है विश्व का सिलिकॉन वैली इसको कहा जाता है। और हमारे देश मतलब भारत का सिलिकॉन वैली किसको बोला जाता है? तो ये बेंगलुरु को ये बोला जाता है भारत का सिलिकॉन वैली। तो ये भी ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न क्या है, द्वैध शासन प्रणाली का त्याग और प्रांतीय विधानसभा उद्गम के सहायता के बाद किस अधिनियम में ये, मतलब इस बात का किस अधिनियम में ये किया गया था? तो ये किया गया था भारत शासन अधिनियम 1935 में इसका जिक्र किया गया है। तो ये ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं, द टेक्निक्स यूटिलाइज टू सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ लिक्विड बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स इज, मतलब द्रवों के मिश्रण को उनके क्वथनांकों में अंतर के आधार पर पृथक करने की तकनीक को क्या कहते हैं? ये पूछा गया था। तो इसको आसवान विधि कहते हैं, दैट मीन्स डिस्टिलेशन प्रोसेस इसको बोला जाता है इस पृथक्करण को। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न ये है कि लोकसभा ने परिवार न्यायालय संशोधन विधेयक 2022 पारित किया, जो किस राज्य में परिवार न्यायालयों की स्थापना के लिए परिवार न्यायालय अधिनियम 1984 में संशोधन करना चाहता है? ये प्रश्न पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश में 15 फरवरी 2019 से और नागालैंड में 12 सितंबर 2028 से, मतलब ये इन राज्यों से ये रिलेटेड है। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न क्या है, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति का कार्य क्या होता है? ये पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो कोशिका भित्ति का कार्य जो होता है ये आकृति प्रदान करना और प्रोटोप्लाज्म की रक्षा करना इसका मेन कार्य होता है, ये कोशिकाओं में उपस्थित होता है। अब इसमें और भी पॉइंट्स जान लेते हैं। जो पादप कोशिका में जो कोशिका भित्ति होता है ये सेलुलोज के बना होता है। और नेक्स्ट प्रश्न क्या है, इकबाल नाम ए जहांगीरी किसने लिखा था? ये पूछा गया था। तो ये मोतमिद खां के द्वारा ये लिखा गया था, जिसका नाम था इकबाल नामा ए जहांगीरी। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था, यह मुद्रा की एक इकाई अवधि में जितनी बार हस्तांतरण होता है उसे क्या कहते हैं? ये पूछा गया था और ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड ये प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये मुद्रा का संचलन वेग ये कहलाएगा, जो एक इकाई से मतलब एक अवधि में जितनी बार हस्तांतरण होता है इसको क्या बोला जाता है? मुद्रा का संचलन वेग बोला जाता है। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था, फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ पर हुआ था? ये पूछा गया था। तो ये कतर में आयोजित करवाया गया था फीफा वर्ल्ड कप 2022, और इसमें जो विजेता रहा था ये अर्जेंटीना ने फीफा वर्ल्ड कप 2022 में फाइनल में मैच में फ्रांस को हराकर ये खिताब जीता था। तो ये भी याद रखें कि किनके द्वारा ये जीता गया था, ये अर्जेंटीना के द्वारा जीता गया था और फ्रांस को हराकर ये जीता गया था। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पांडे राजवंश की राजधानी कहाँ पर थी? ये पूछा गया था। तो इसकी राजधानी मदुरै पे इसकी राजधानी सिचुएटेड थी। अगला प्रश्न है, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले संगीतकार कौन थे? ये पूछा गया था। तो ये प्रश्न का आंसर होगा मदुरै सन्मुख वदिवु सब्बू लक्ष्मी, ये इसका राइट आंसर होगा। जो भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली संगीतकार ये मतलब पहला संगीतकार ये थे, और इनको जो है ये 16 दिसंबर
1916 से लेकर 11 दिसंबर 2004 तक इनकी मतलब ये रहे थे, और जो कि मदुरै तमिलनाडु की एक भारतीय कर्नाटक संगीत की गायिका थी, और वह भारत में सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित पहली संगीतकार थी। तो ये सभी जो रिलेटेड है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो इसे भी ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया था। मुद्रा योजना में एम का क्या मतलब होता है, ये पूछा गया था। दैट मीन्स मुद्रा जो है, इसमें मुद्रा में एम का फुल फॉर्म क्या होता है, ये पूछा गया था। तो एम का फुल फॉर्म होगा माइक्रो होगा, और मुद्रा का पूरा फुल फॉर्म होगा माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी, इसका पूरा फुल फॉर्म होगा। तो इसमें केवल एम का पूछा गया था, जो ऑप्शन में होगा तो आपको पता होगा। अब इसका शुभारंभ कब किया गया था, मतलब इसको कब चलाया गया था, तो ये 8 अप्रैल 2015 को ये मुद्रा योजना लाया गया था, और इसका मेन उद्देश्य था सूक्ष्म उद्यमों के क्षेत्र में विकास के लिए वित्तीय सहायता, मतलब पैसा सस्ते दरों में ये प्रदान करना इसका मेन कारण था। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था, झिंझिया नृत्य किस राज्य का है, ये पूछा गया था। तो ये बिहार राज्य का ये लोक नृत्य है जो झिंझिया नृत्य है। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न क्या है, मौलिक कर्तव्य की कुल संख्या कितनी है हमारे संविधान में, ये पूछा गया है। तो इसमें टोटल जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है, जिसको मौलिक कर्तव्य बोला जाता है, ये हमारे संविधान में 11 टोटल मौलिक कर्तव्यों को ये मेंशन किया गया है। और ये जो कर्तव्य है ये हैं 22वें संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत ये जोड़ा गया था। पहले मतलब जब संविधान बना था शुरू में, उस टाइम मौलिक कर्तव्य नहीं थे हमारे संविधान में, बाद में इसको ऐड किया गया था, और ये 42वें संविधान संशोधन करके मतलब संविधान को संशोधित करके ये ऐड किया गया था, और जिसमें इसको रखा गया है अनुच्छेद 51 क में इसको रखा गया है मौलिक कर्तव्य में। मतलब इसमें जो सिटीजन्स की जो कर्तव्य होना चाहिए देश के लिए, वो सभी चीज़ों को यहाँ पर मेंशन किया हुआ। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न है, किसकी अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। तो ये जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में ये पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। ये जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के ये अध्यक्ष बने थे, उस टाइम ये मांग की गई थी। और ये कब अध्यक्ष बने थे, ये 21 दिसंबर 1929 का जो कांग्रेस का जो ये सम्मेलन हुआ था, और ये लाहौर अधिवेशन में ये इनके द्वारा मांग किया गया था कि पूर्ण स्वराज की घोषणा उस टाइम कर दी गई थी। और इनका क्या कहना था कि हमारा लक्ष्य सिर्फ स्वाधीनता प्राप्त करना है, ये इनके द्वारा कहा गया था उस टाइम। अब नेक्स्ट जानते हैं, जलियांवाला बाग में किसके आदेश पर ये गोली चलाई गई थी, ये पूछा गया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये रेजिनाल्ड डायर के द्वारा ये आदेश दिया गया था, और गोलियां चलवाई गई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड में। और ये कब हुआ था, ये 13 अप्रैल 1919 को ये हुआ था जलियांवाला बाग वाला हत्याकांड जो है। और ये जो है अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के पास एक छोटा सा बगीचा है, वहीं पर ये हुआ था। अब नेक्स्ट जानते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करती है, ये पूछा गया है। तो जो राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं वो हैं असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा। और यही मतलब पिछला क्वेश्चन में मैंने क्या डिस्कस किया था, जो म्यांमार के साथ जो बॉर्डर टच करते हैं, और ये क्या है बांग्लादेश के साथ जो बॉर्डर टच नहीं करता है, वैसा क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। तो मैप अगर जिसके माइंड में होगा पूरा अच्छे तरीके से बसा हुआ, उसके लिए ये जो क्वेश्चन है काफ़ी इजी है, और जो नहीं मैप को रटे होंगे देखे होंगे उनके लिए तो ये हार्ड ही लगेगा। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न क्या है, बिरजू महाराज को कौन सा पुरस्कार ये दिया गया है। तो इसमें पूछा गया था, तो उसमें ऑप्शन दिए गए होंगे, तो इसमें जान लेते हैं कि कौन कौन सा पुरस्कार बिरजू महाराज को दिया गया था। उसके अनुसार आप अपना ऑप्शन में जो आप लगा के आए हैं, सही लगा के आए हैं या फिर गलत लगा के आए हैं, इसमें आप करेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें जो है 1964 में इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया था, 1986 में पद्म विभूषण दिया गया था, 1987 में कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया था, और 2002 में लता मंगेशकर पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था बिरजू महाराज जी को। और इनका जन्म जो है ये 4 फरवरी 1938 में ये इनका जन्म हुआ था, और लखनऊ उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। तो ये सभी चीज़ें हैं जो कि रिलेटेड है पंडित बिरजू महाराज जी से। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया था, नवरात्रि किस भगवान से संबंधित है। तो इसमें क्या होता है कि देवी दुर्गा की पूजा की जाती है नवरात्रि में, जो टोटल 9 दिनों का ये पूजा किया जाता है, जो दुर्गा पूजा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी का कौन सा मंडल नहीं है। इसमें दिया गया ऑप्शन दिया गया होगा, जिसमें ओजोन मंडल जो होगा ये पृथ्वी का मंडल नहीं है, ये एक लेयर है जो कि हमारे पृथ्वी को
जो सूर्य का जो परावैंगनिक किरणें होती हैं उनसे बचाने के लिए ये ओजोन लेयर मतलब इसकी मुख्य भूमिका होती है। अगला प्रश्न क्या है, अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता चाणक्य, जिसको कौटिल्य भी बोला जाता है, ये अर्थशास्त्र के रचयिता हैं। और जो लोग मेरे बुक्स एंड ऑथर का वीडियो जो नहीं देखे हैं वो भी देख सकते हैं, इस चैनल में डाला हुआ है, आप खोज के एक बार विजिट करके देख सकते हैं। उसमें सभी जितने भी एंशियंट इंडिया में जो बुक लिखे गए हैं, मेडिएवल इंडिया में जो बुक लिखे गए हैं, उसके ऑथर कौन हैं और उस बुक का नाम क्या है, वो सभी को मैंने डाला हुआ है। अब नेक्स्ट जानते हैं, अगला प्रश्न क्या है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है चार्ल्स डार्विन, इसके लेखक हैं जो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज एक पुस्तक है और ये बायोलॉजी से रिलेटेड एक पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी प्रतिबिंब है जो पर्दा पर नहीं बनती है? तो ये जो वास्तविक प्रतिबिंब जो होती है, जिसको पर्दा पर मतलब ये प्रतिबिंब पर्दा पर नहीं बनती है। अब नेक्स्ट जानते हैं, अगला प्रश्न है, जीएसटी बिल जो है इसमें कितने स्लैब होते हैं, ये पूछा गया था। तो इसमें जो टोटल जो स्लैब होते हैं ये होते हैं टोटल 5 स्लैब होते हैं, जो कि 0%, 5%, 12%, 18% और 28% का ये स्लैब होता है जो जीएसटी का जो लिया जाता है, जिसको बोला जाता है, जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्रॉस सर्विसेज टैक्स शायद ये होता है, ये एक बार आप देख लें, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इसका फुल फॉर्म होता है, जो कि एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। अब नेक्स्ट जानते हैं, अगला प्रश्न है, पीएम युवा 2.0 योजना का एलिजिबिलिटी ये क्या होती है, ये पूछा गया था। तो इसका एलिजिबिलिटी जो होता है ये 30 साल तक ये इसका एलिजिबिलिटी होता है, मतलब योग्यता जो होता है। और ये जो है सरकार के द्वारा लॉन्च की गई ये योजना है, जिसके तहत ऑल इंडिया कंपटीशन का आयोजन किया जाएगा, जिसके अंतर्गत टोटल 75 लेखक का सिलेक्शन किया जाएगा। और इसमें जो है ये शिक्षा मंत्रालय ने 30 वर्ष से कम आयु वर्ग के जो लोग हैं उनके द्वारा नवोदित लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए पीएम युवा मेंटरशिप स्कीम 2.0 की शुरुआत ये की गई थी। तो ये यही पूछा गया था कि जो एज लिमिट है ये क्या रखी गई है, तो इसमें 30 वर्ष की एज लिमिट रखी गई थी। अब नेक्स्ट जानते हैं, अगला प्रश्न है, क्लासिफिकेशन ऑफ रोड्स इन इंडिया, ये पूछा गया था, मतलब हमारे देश में सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है, ये प्रश्न पूछा गया। तो उसमें ऑप्शन दिए गए होंगे 4, 5, 6, 7 वगैरह वगैरह, जो भी ऑप्शन दिए हैं। तो इसमें टोटल टाइप्स जो होते हैं ये 6 टाइप के रोड हमारे इंडिया में होते हैं, और ये सभी हैं एक्सप्रेसवे, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवेज, डिस्ट्रिक्ट रोड, रूरल रोड्स और बॉर्डर रोड्स। ये सभी जो है टोटल 6 रोड्स हमारे इंडिया में हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विच हिल्स आर नॉट इन वेस्टर्न घाट, मतलब उसमें ऑप्शन दिया गया होगा कि कौन कौन से हिल्स जो हैं वो वेस्टर्न घाट में नहीं होंगे, जिसमें से 3 हिल्स दिए गए होंगे जो कि वेस्टर्न घाट से रिलेटेड होंगे, और एक हिल दिया गया होगा जो कि खासी हिल जो दिया गया था, ये वेस्टर्न घाट में नहीं है। ये कहाँ पर सिचुएटेड है, ये नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में सिचुएटेड है, जहाँ पर गारो, खासी एंड जैंतिया हिल्स सिचुएटेड हैं। और ये जो है ये आसाम या फिर मेघालय राज्य में ये सिचुएटेड है, गारो, खासी, जैंतिया मेघालय राज्य में ये है। तो ये ध्यान में रखें, मतलब असम और मेघालय दोनों राज्य में ये फैला हुआ है, जो गारो, खासी, जैंतिया हिल्स जो भी हैं। तो यही इसका राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा गया था, संगीत अकादमी पुरस्कार पहली बार कब दिया गया था, ये पूछा गया है। तो ये जो है पहली बार 1952 में ये पुरस्कार दिया गया था, संगीत अकादमी पुरस्कार। और इसकी जो स्थापना है ये 31 मई 1952 में ही की गई थी। और इसे जो है इसमें संगीत, नृत्य और नाटक के लिए ये पुरस्कार ये दिया जाता है। तो ये सभी क्वेश्चन थे जो एमटीएस के आज के एग्ज़ाम में जो पूछे गए थे। तो जितने क्वेश्चन मुझे प्राप्त हुए थे वो सभी जितने भी शिफ्ट हुए थे 3 शिफ्ट, उनमें से जो प्रश्न आए थे उन सभी को मैंने इस वीडियो में डिस्कस कर दिया हूँ। तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। और जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, दैट मीन्स इंडियन जीएस को, वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहेगी इस चैनल के थ्रू, और ऐसे ही अच्छे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो जो लोग इनकी पीडीएफ की ज़रूरत है, मतलब जो पढ़ना चाहते हैं पीडीएफ को 1 बार 2 बार, वो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, और वहाँ से आप डाउनलोड करके पीडीएफ को आराम से पढ़ सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों।